हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटीवी स्टार यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे बायोलॉजी का पीवाईक्यूज 2024। और आप जानते भी होंगे कि पीवाईक्यूज का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर साल क्वेश्चंस सिमिलर आएंगे और रिपीट भी हो जाते हैं कभी कभी। तो इसलिए ये वीडियो पूरा आखिर तक देखें और आपको ज़रूर इसमें बहुत सारा बेनिफिशियल चीज़ें मिलेगा और आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प होगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर कैनाबिनॉइड्स। तो कैनाबिनॉइड्स के अंदर कौन कौन सा आता है? तो इसमें ऑप्शन ए है स्मेक, ऑप्शन बी चरस, ऑप्शन सी एम्फेटामाइंस, ऑप्शन डी डोपामाइन या ऑप्शन ई हशीश। तो इसका राइट आंसर होगा चरस एंड हशीश। तो इसमें बी और ई आएगा, तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड जो है इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद हम देखते हैं अब ऑप्शन थर्ड देखेंगे, ऑप्शन सेकंड देखेंगे। ऑप्शन सेकंड में बोल रहा है, वेल बैट चीता एंड ह्यूमन शेयर सिमिलरिटीज इन द बोन पैटर्न ऑफ फोर लिम्स, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फोर लिम्स। व्हेल, चमगादड़, चीता मानव अग्रपात की हड्डियों के पैटर्न में समानता दर्शाते हैं। निम्न में से कौन सी हड्डी अग्रपात का भाग नहीं है? तो इसमें होमोलोगस जो ऑर्गन्स रहते हैं, जो कैरेक्टर सिमिलरिटीज रहते हैं, उनके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें जो मेटाकार्पल है, रेडियस है और ह्यूमरस है, ये जो तीनों है ये हैंड के पार्ट जो बोन रहते हैं उनके पार्ट है, और जो फिबुला है वो लेग्स का पार्ट है। सो द फिबुला जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में बोल रहा है, विच स्ट्रक्चर आर नॉट प्रेजेंट इन टिपिकल इनाट्रोपस ओव्यूल। तो इसमें ऑप्शन है माइक्रोपाइल या स्टिग्मा, चलाजल पोल, वुनिकल या स्टिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड ई, स्टिग्मा और स्टिल। ये दोनों जो है वो एक इनाट्रोपस ओव्यूल जो रहता है उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, अब ये कौन कौन सा है? ऑप्शन बी एंड ई किसमें दिया है? ये देखो ऑप्शन थर्ड। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। तो इसमें बोल रहा है, प्लियोट्रॉपी, जेनेटिक डिजीज ऑफ सिंथेसिसिंग एंड इनकरेक्ट फंक्शन ऑफ ग्लोबिन। So now let's discuss the fourth question, which is pleiotropy. Pleiotropy and genetic disease of synthesizing and incorrectly functioning globin. Genetic disease where a protein in the cascade of blood clotting is affected. And D, disease caused due to the synthesizing too few globin molecule. So जो प्लियोट्रॉपी रहता है इसमें क्या होता है, सिंगल जो सेल जो डिफेक्ट हो जाता है सिंगल पोजीशन में चैन का, तो जो प्रोटीन चेन रहता है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ए का, वो हो जाएगा सेकेंड, फिनाइल कीटोनुरिया। ठीक है, और जो जेनेटिक डिजीज सिंथेसाइजिंग इनकरेक्टली फंक्शनिंग ऑफ ग्लोबिन, ये आंसर हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया। जेनेटिक डिजीज वेयर प्रोटीन इन द कास्केड ऑफ ब्लड क्लोटिंग इज अफेक्टेड। तो जिसमें ब्लड क्लोट नहीं हो पाता इजीली, वो जो बहुत ज़्यादा देर तक कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होता है, तो ये जो कंडीशन होता है उसको हेमोफीलिया बोलते हैं। और जो डिजीज कॉज ड्यू टू द सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल, इसका आंसर हो जाएगा थैलेसीमिया। सो द आंसर वुड बी, एक का हो जाएगा, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। इसमें आप देख सकते हैं जो प्लियोट्रॉपी रहता है उसमें फिनाइलकेटोनुरिया आएगा। जो जेनेटिक डिजीज रहता है इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन, उसका आ जाएगा सिकल सेल एनीमिया। एंड द डिजीज विच प्रोटीन इन द कास्केड ऑफ ब्लड क्लोटिंग इज अफेक्टेड, हेमोफीलिया आ जाएगा सिका 4। एंड डी, जो डिजीज कॉज रहता है वो ग्लोबिन मॉलिक्यूल, उसका आंसर हो जाएगा थैलेसीमिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव में बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस इन्वॉल्व्स। निम्नलिखित में से शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का चयन करें। इसमें एक स्टेप पूछ रहा है कि कौन से स्टेप को जो स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन सिक्स। इसमें बोल रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन डजंट अकर इन। निम्न जीव में आंतरिक निषेचन नहीं होता। इनमें से कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जो फर्टिलाइजेशन रहता है वो एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं होता। ओके, सो ऑप्शन वन टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन बी बर्ड्स, ऑप्शन थर्ड फिशेस या ऑप्शन फोर रेप्टाइल्स। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फिशेस। फिशेस जो है उसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। विच स्ट्रक्चर आर नॉट होमोलॉगस? forelimb of whale and bat, heart of birds and mammals, eye of octopus, eye of mammals, brain of reptiles and birds, and option E, sweepers of penguin and dolphin। निम्न में से कौन सी संरचना समजात नहीं होती?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आइस ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स एंड फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। ऑप्शन सी एंड ई, जो इसका फोर्थ ऑप्शन है उसका सही हो जाएगा। ये जो दोनों हैं ये एक होमोलॉगस स्ट्रक्चर शो नहीं करता। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। रिलेशनशिप बिटवीन फिग ट्री एंड वास्प इज रिगार्डेड एज। अंजीर के पेड़ तथा बर के मध्य संबंध का चयन करें। आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट टाइप का जो रिलेशनशिप होता है प्लांट एनिमल और द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें कमेंशियलिज्म ऑप्शन 1, पैरासिटिज्म ऑप्शन 2, म्यूचुअलिज्म ऑप्शन 3 या अवेंशियलिज्म ऑप्शन 4 ये दिखा रहा है। तो ये जो फिग ट्री और वास्प में उसमें किस प्रकार का रिलेशनशिप देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यूचुअलिज्म, क्योंकि जो फिग ट्री रहता है वो वास्प को एक शेल्टर प्रोवाइड करता है और बदले में जो वास्प रहता है वो उसको जो रहता है उसका पॉलिनेशन में हेल्प करता है। और इसके अलावा जो वास्प का बच्चा होता है उसको फीड करने के लिए फ्रूट भी प्रोवाइड करता है जो फिग ट्री है। इस प्रकार म्यूचुअलिज्म होता है जिसमें दोनों एक दूसरे से बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका थर्ड हो जाएगा। और हम देखेंगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोल रहा है इसको मैच करना है। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इसमें क्या आ जाएगा? लैक्टोबैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम एस्परजिलस या एसिटोबैक्टर। सो द आंसर वुड बी द सिट्रिक एसिड जो है वो हो जाएगा एसिटोबैक्टर। ठीक है, और जो एसिटिक एसिड हो जाएगा वो हो जाएगा एस्परजिलस, और जो ब्यूटरिक एसिड हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम, और लैक्टिक एसिड ये हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। तो इसमें हो जाएगा ए का थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें सही आंसर ये हो जाएगा यार सेकंड। जो सिट्रिक एसिड रहता है वो एस्परजिलस आएगा, एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर, ब्यूटरिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम एंड लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन जो थर्ड है वो ये वाला जो है ना ऑप्शन ए का थर्ड, ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, आप इसको एक बार रीचेक भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन सेकंड है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Some plants minimize water loss by closing their stomata during daytime by following a special photosynthetic pathway known as ऑप्शन 1 HAM, ऑप्शन 2 CAM जिसको कैम भी बोलते हैं, ऑप्शन 3 TAM या ऑप्शन 4 SAR। विशिष्ट प्रकाश संश्लेषी पथ का चयन करें जिसके द्वारा कुछ पौधे दिन के समय अपने रंध्रों को बंद रखकर पानी की बचत करते हैं। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी CAM। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है क्रिसियस एम्फेबोलिक, इसका फुल फॉर्म होगा क्रूसिलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये जो प्लांट्स में वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए एक पाथवे रहता है, एक मैकेनिज्म रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अब देखते हैं 11th क्वेश्चन। बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया इन ह्यूमन्स आर। मानव में निमोनिया के लिए उत्तरदायी जीवाणु का चयन करें। तो इसमें ऑप्शन 1 है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड स्टेप्टोकोकस निमोनिया एंड सैल्मोनेला टाइफी, या एपिडर्मोफाइटन एंड स्टेप्टोकोकस एवरस, या फोर्थ है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड ट्राइकोफाइटन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड स्टेप्टोकोकस निमोनिया, ऑप्शन 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पेनिसिलिन, साइक्लोस्पोरिन, स्टेटिन, स्ट्रेप्टोकाइनेस, इनका मिलान करना है। ठीक है, तो जो पेनिसिलिन रहता है वो हो जाएगा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म। ठीक है, जो एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, ये हो जाएगा, इसका आंसर होगा पेनिसिलिन जो है वो हो जाएगा पेनिसिलम नोटाटम, साइक्लोस्पोरिन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म, स्टेटिन जो है मोनास्कस परफोरेसा, और जो स्ट्रेप्टोकाइनेस है वो स्ट्रेप्टोकोकस आ जाएगा। ठीक है, स्टेटिन मोनास्कस परफोरेसा। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा थर्ड। ए का थर्ड कहाँ सिर्फ इसमें है, और बी का फोर्थ, और सी का जो है हो जाएगा सेकेंड, एंड डी का 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द टेक्निक ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग involves southern blot in hybridization using labeled VNTR as a probe. The sequence of events in this technique are, तो इसमें आंसर देखते हैं। तो इसमें सीक्वेंस बोल रहा है कि जो DNA फिंगरप्रिंटिंग रहता है उसमें जो साउदर्न ब्लॉटिंग है उसमें कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होगा टू लेवल द VNTR प्रोब। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस है, जो इवेंट जो होगा उसका सीक्वेंस क्या होगा। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड DNA फ्रेगमेंट बाय ऑटोरेडियोग्राफी,
हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब, आइसोलेशन ऑफ DNA। चलो इसका मैं स्टेप आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका राइट स्टेप जो है, सबसे पहले क्या होगा, हम आइसोलेट करेंगे। तो आइसोलेशन ऑफ DNA बाय डाइजेशन ऑफ DNA बाय रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। तो सबसे पहले ऑप्शन डी आ जाएगा। ऑप्शन डी देखो, ये तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो पहले ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। तो डी दोनों में है, उसके बाद ए भी दोनों है। उसके बाद आइसोलेशन के बाद क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो डी, उसके बाद ए, उसके बाद हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे यूजिंग VNTR प्रोब एंड डिटेक्टिंग द हाइब्रिडाइज DNA बाय द ऑटो रेडियोग्राफी, देन ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेट DNA फ्रेगमेंट टू सिंथेसाइज मेम्ब्रेन। हाँ, ये जो डी आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद ई आएगा, ठीक है, क्योंकि हम उसको ट्रांसफर करेंगे तभी तो डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो डी, ए, ई, उसके बाद सी आ जाएगा, जो हाइब्रिडाइज्ड यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब। उसके बाद हम डिटेक्ट करेंगे लास्ट में जो प्रेजेंट रहा कि नहीं उसमें, जो हमने VNTR प्रोब में जो हाइब्रिडाइज्ड करे हैं, तो वो है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट स्टेप हो जाएगा डी, ए, ई, सी, बी, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट होगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप एनसीईआरटी में तो अगर पढ़ेंगे तो जरूर आपको बन जाएगा, बाकी सब भी एनसीईआरटी बेस ही है, ठीक है। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं वो इंटरफेरॉन सीक्रेट करते हैं। ये क्या करते हैं, जो नेबर सेल्स रहते हैं उनको ऐसा सिग्नल भेजते हैं कि हम वायरस से इन्फेक्ट हो गए हैं, तो तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करो, ऐसा करके वो एक, जो बाकी जो सेल रहते हैं वो एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना देते हैं। तो जो सीक्रेट करता है उसका नाम है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन ही उस प्रॉपर्टीज को बचाता है जो कि वायरस जो है उससे सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट कर पाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन 15, द जीनोम साइज ऑफ इकोलाई इज। इसका आप याद रख लेंगे, ये डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। ऐसे जो रहता है, ये जो इसका वैल्यू हो जाएगा 4.6 इंटू 10 के पावर 6 बेस पेयर, ठीक है। ये इसका सही आंसर है, आप इनको डायरेक्ट याद कर लें। इसके अलावा आप ह्यूमन जो जीनोम साइज है और बैक्टीरिया, एक दो और जो एनसीईआरटी में दिए हैं उसको याद रख ले, वो डायरेक्ट एज इट इज ऐसे पूछ लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन सेकंड है। अब क्वेश्चन 16, सेलेक्ट द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ विच कैन प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन इन रिच मिल्क। तो इसका आप एनसीईआरटी में देखे होंगे, इसका राइट आंसर होगा रोजी, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड। अब देखेंगे क्वेश्चन 17, PBR32 डजंट हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट फॉर द फॉलोइंग। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा क्लोरामफेनिकोल, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं, PBR32 में निम्न प्रतिजीवी की प्रति प्रतिरोधी स्थान नहीं होती है या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरामफेनिकोल, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 18, एलिल्स आर, एलिल्स या फिर हिंदी में जिसको बोलते हैं युग्म विकल्पी अलील होते हैं, ये क्या होते हैं अलील्स। तो ऑप्शन 1 है स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन, कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द डिफरेंट जीन, स्लाइटली सिमिलर फॉर्म ऑफ द डिफरेंट जीन, या ऑप्शन 4 कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। तो ये क्या होते हैं, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन, या फिर एक ही जीन के थोड़े भिन्न रूप जो होते हैं उनको ही एलील्स कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 19, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन STI। ऑप्शन 1 सिफिलिस, ऑप्शन 2 क्लेमाइडियासिस, ऑप्शन 3 टाइकोमोनियासिस, या ऑप्शन 4 एस्केरियासिस। हिंदी में जो लैंगिक परासरणीय रोग ना हो उसका चयन करें, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस या फिर एस्केरियासिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा एस्केरियासिस, क्योंकि आप इसको जानते भी होंगे, ये जो रिंग वॉर्म्स रहते हैं उनसे इन्फेक्ट होते हैं, ना कि कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। राउंड वॉर्म से होता है, राउंड वॉर्म, ठीक है, जिसको नाम है स्केरेसिस लम्ब्रिकोइडस, पूरा नाम है इसका, एक राउंड वॉर्म है, उससे होता है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होता। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 20, अरेंज द गिवन स्टेप इन्वॉल्व इन आइसोलेटिंग प्योर DNA फ्रॉम बैक्टीरियल सेल इन करेक्ट सीक्वेंस। तो इसका अरेंजमेंट करना है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ट्रीटमेंट विद चिल्ड इथेनॉल, ट्रीटमेंट विद राइबोसोम, ट्रीटमेंट विद लाइसोजाइम, या प्रोटीएज ट्रीटमेंट ऑफ द सैंपल। तो इसमें स्टेप में इसको अरेंज करना है कि जो प्रोसेस रहता है जीवाणु कोशिका से शुद्ध DNA प्राप्त करने की विधि के चरणों के सही क्रम का चयन करें, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा ट्रीटमेंट विथ लाइसोजाइम। इसमें क्या रहता है, जो बैक्टीरिया का जो कवरिंग है, जो सेल रहते हैं मेम्ब्रेन, उसको पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको ट्रीटमेंट करेंगे, प्रोटीएज ट्रीटमेंट ऑफ द सैंपल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले C आएगा, उसके बाद D, उसके बाद आ जाएगा ट्रीटमेंट विथ राइबोन्यूक्लियस,
ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट विथ चिल्ड इथेनॉल, तो इसमें हम इसको लास्ट में डीएनए आइसोलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा CDBA, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट नहीं, ऑप्शन सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, C, उसके बाद D, उसके बाद B, उसके बाद A। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन इसका सेकंड सही हो जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में और देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस अकर्स ड्यू टू, हमने अभी अभी ये देखा था कि जो एस्केरिस होता है वो इसका जो कॉसिंग एजेंट जो रहता है, हमने क्या बोला था, राउंड वार्म जो रहता है। ठीक है, जो राउंड वार्म होता है उससे ये होता है एस्केरिसिस। अब ये पूछ रहा है इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिसिस अकर ड्यू टू, मतलब एस्केरिसिस का संक्रमण होने के कारण क्या है। ऑप्शन ए कंटेमिनेटेड फूड, ऑप्शन बी कंटेमिनेटेड वाटर, ऑप्शन सी मॉस्किटो बाइट, या ऑप्शन डी टेस्टेड फ्लाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कंटेमिनेटेड फूड एंड कंटेमिनेटेड वाटर, ये दोनों के कारण से हो सकता है। तो ऐसा ऑप्शन कौन है, ऑप्शन ए एंड बी, ये ऑप्शन ए एंड बी ओनली, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से जो एस्केरिसिस है वो होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मास इमिशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज थर्ड फॉर टू व्हीलर्स was made effective throughout the India from, ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं जो डायरेक्ट आपको डेट को पूछ रहा है। ये बहुत कभी अगर हो सके कि आपको याद नहीं हो, जनरली तो याद नहीं होता, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप ऐसे जो डेट जो मेंशन किए रहते हैं एनसीईआरटी में उसको याद रखें। तो इसका आंसर हो जाएगा 2010। 2010 में जो है ये जो संपूर्ण भारतवर्ष में दो पहिया वाहनों के लिए मास इमिशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज थर्ड जो है वो निम्न वर्ष इस वर्ष में प्रभावी हुआ था 2010 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी गर्भावस्था में सही घटना का क्रम का चयन करें। ठीक है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, जितना भी क्वेश्चन है आप जरूर इनको देख लीजिए अच्छे से। आइडेंटिफाइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसमें सबसे पहले जो आ जाएगा वो हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइज सबसे पहले हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद फर्टिलाइजेशन करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा। क्लीवेज जिसमें होता है वो सेल जो है 2 या 8 से ज़्यादा स्टेज में जब वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आ जाएगा इम्प्लांटेशन, देन आ जाएगा प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा में क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा उसके बाद हो जाएगा फॉर्मेशन के बाद उसके बाद पार्चुरेशन हो जाएगा, मतलब तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद हो जाएगा इम्प्लांटेशन, उसके बाद हो जाएगा इसका क्लीवेज। सबसे पहले होगा फर्टिलाइजेशन फर्स्ट, उसके बाद हो जाएगा क्लीवेज, उसके बाद हो जाएगा इम्प्लांटेशन, उसके बाद हो जाएगा प्लेसेंटा फॉर्मेशन, उसके बाद पूरा तैयार हो जाएगा जब बेबी आफ्टर 9 मंथ, पार्चुरेशन। सो ऑप्शन सी, ई, ए एंड बी एंड देन लास्ट में डी, तो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ये हमारा सी का लास्ट क्वेश्चन है। जो ओव्यूल रहता है इसको मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट सेकंड। ओव्यूल is also known as the seed, outer integument is known as the testa, secondary nucleus is called, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो एंडोस्पर्म बनता है, और जो न्यूक्लियस है वो पेरिस्पर्म फॉर्म होता है, जिसको आप सुने होंगे जो ब्लैक पेपर रहता है वो पेरिस्पर्म से ही फॉर्म होता है। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, 1 का 4, और जो ये दोनों में है, और बी जो है वो 1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ओव्यूल सीड आउटर इंटीग्यूमेंट से जो रहता है वो टेस्टा रहता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बनता है, एंड न्यूक्लियस से पेरिस्पर्म बनता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस पीवाईक्यू सीरीज का, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। हिंदी में कहेंगे तो कृत्रिम पुनर्योजन डीएनए अणु बनाने के चरणों का चयन करें। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रयोग, ऐच्छिक जीन युक्त डीएनए का चिन्हन या सही प्लाज्मिड का वेक्टर के रूप में चयन, डीएनए लाइगेज का प्रयोग। तो इसका जो सही जो स्टेप रहेगा, जो सीक्वेंस रहेगा वो हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन, ऑप्शन बी। उसके बाद हो जाएगा चूज
plasmid as vector option C, use of restriction enzyme option A, and use of DNA ligase option 4 जो कि D है। और उसके बाद तो ये सीक्वेंस हो जाएगा BCAD, ठीक है। BCAD कहाँ पे है, तो ऑप्शन थर्ड में आप देख सकते हैं BCAD। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे हम डीएनए को, उसके बाद हम उसको चूज करेंगे एज प्लाज्मिड वेक्टर, उसके बाद हम उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसमें कट लगाएंगे और उसको फिर डिजायरेबल से ऐड करेंगे, जो भी हम डिजायरेबल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, जो करेक्टर हमको चाहिए, तो उसको फिर लास्ट में हम डीएनए लाइगेज से जोड़ देंगे। तो इसका करेक्टर जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 BCAD। तो इसी के साथ हमारा आज का PYQ जो बायोलॉजी का 2024 का था वो कंप्लीट हमने डिस्कस कर लिया। और ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है PYQs, ठीक है। तो इन्हीं के जो क्वेश्चन आए हैं इन्हीं के तरह आएगा नेक्स्ट ईयर भी इस साल, तो अच्छे से तैयारी करें और इन सब चीज़ों में ध्यान दें। और ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।